अब मैट्रिक्स के डेफिनेशन और जो भी इंफॉर्मेशन हमने मैट्रिक्स का पढ़ा, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन से हैं वो मैं बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहला टाइप का जो मैट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो उसमें कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया। इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं। तो ये देखो, ए एक मैट्रिक्स है और क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस कॉलम मैट्रिक्स का बताओ ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो 5 रो है और 1 कॉलम है, तो 5 इंटू 1 इसका ऑर्डर हुआ। तो यही तुमने लिखा था अपनी कॉपी में। अगर लिखा था तो अच्छी बात है कि तुम्हें याद है, और नहीं लिखा था तो फिर से पीछे ऑर्डर की डेफिनेशन को अभी के अभी तुरंत देखो, वो तुम्हारे माइंड में छप जाना चाहिए, याद रहना चाहिए, ताकि कहीं पे भी ऑर्डर का क्वेश्चन आए, ऑर्डर पूछे तो तुमसे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पे फिर देखो इसका ऑर्डर 5 इंटू 1 कैसे हो रहा है। तो जनरल फॉर्म में फिर हम कॉलम मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं? m इंटू 1 का फॉर्म। m जहां पे अगर पीछे के डेफिनेशन को ध्यान दो तो हमने मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म में m को रो लिया था। तो जनरल फॉर्म में कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू 1 होगा। m जहां पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन n जो कि नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 ही होगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप का मैट्रिक्स। तो दूसरा टाइप का जो मैट्रिक्स है वो इसी का जुड़वा भाई है। ये कॉलम मैट्रिक्स था तो वो दूसरा क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन भी बस सिमिलर है, तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे तुम इसका डेफिनेशन खुद बना सकते हो। अगर तुमने इसके डेफिनेशन को ठीक से सुना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है और थोड़ा सा अपना एनालिटिकल स्किल यूज करो, तो इस डेफिनेशन को सुन के इसका डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो, खुद बता सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो देखो, इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए क्या तुम इसकी डेफिनेशन बना सकते हो सिमिलर फॉर्मेट में? यस, इसका डेफिनेशन इसी की तरह हो जाएगा। अ मैट्रिक्स विच हैव 1 रो ओनली इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगा, इसलिए इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। करेक्ट। तो इसको और क्लियरिफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। तो B एक मैट्रिक्स है और ये उसके एलिमेंट है। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। अब क्योंकि यहां पे मैंने ऑर्डर को डिफाइन कर दिया था कि कैसे निकालेंगे, तो यहां का ऑर्डर तो अब उसको भी पता चल जाना चाहिए जिसे ऑर्डर की डेफिनेशन नहीं पता था। और जिसे अब भी ऑर्डर पता नहीं चल पा रहा है तो समझ लो कि वो निहायत नालायक है, वो ठीक से सुन नहीं रहा है और उसका दिमाग भी फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जल्दी से इसका ऑर्डर अपने कॉपी पे लिखो और मैं फिर इसका ऑर्डर लिख रहा हूं, उससे मैच करा लो। तो देखो, इसमें रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 1 इंटू 6 हुआ, रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर था। तो करेक्ट था जो कॉपी में लिखा था? ठीक है, वेरी गुड। तो रो मैट्रिक्स के ऑर्डर का जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं कि रो तो इसमें डिफाइंड है 1 होगा, लेकिन कॉलम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। तो मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म में हमने कॉलम का जो जनरल नंबर n लिया था तो उसी का यूज करता हूं। तो रो मैट्रिक्स में रो 1 है और कॉलम को मैं n लिखता हूं। n एक वेरिएबल नंबर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जनरल फॉर्म में रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिख सकते हैं 1 इंटू n। अब थर्ड टाइप का मैट्रिक्स। तो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो, इसके नाम में स्क्वायर है, तो स्क्वायर के इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अगर तुम यहां पे भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनाना चाहो तो इजीली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ और विड्थ इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर की तरह बन रहा है तो उसका क्या हो सकता है? उसका क्या मीनिंग हो सकता है? उसका मीनिंग हो सकता है कि इधर रो
रो में जितने एलिमेंट हैं और इधर कॉलम में जितने एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, और जब ऐसा इक्वल होगा तो बेसिकली ये स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, है कि नहीं? तो बस यही इसका डेफिनेशन है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो ठीक है, डेफिनेशन क्लियर आ गया समझ में। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। अब जैसे ये सी मैट्रिक्स देखो, तो देखो इसमें जितने एलिमेंट रो में है उतने ही एलिमेंट कॉलम में है, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या होगा? तो ऑर्डर की डेफिनेशन के बेसिस पे क्या होना चाहिए? तो काउंट करो कितने रो हैं, एक रो, दो रो और तीन रो हैं। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम है। तो तीन रो और तीन कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3 into 3 होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, मतलब m इक्वल टू n होगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरल डेफिनेशन या जनरल कंडीशन हो गई। और क्योंकि रो और कॉलम इक्वल होता है, तो जैसे इस केस में इसका ऑर्डर 3 into 3 हुआ है, तो कई बार जो है इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम 3 into 3 ना लिख के सिर्फ 3 लिख देते हैं, हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है और उसका ऑर्डर 3 into 3 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए रो इंटू कॉलम लिख के भी बता सकते हैं, या क्योंकि रो और कॉलम सेम होता है तो सिर्फ एक ही नंबर लिख दिया जाता है जो भी उनका है। तो जैसे यहां पे ऑर्डर 3 into 3 था, तो उसको सिंपल मैं क्या लिख के बता सकता हूं? 3, सिर्फ 3 लिख के भी बता सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मतलब a square matrix which all non-diagonal elements are zero called diagonal matrix। diagonal भी जीरो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो जो है तुम्हारा diagonal matrix तो कहलाएगा ही। लेकिन अगर वो नॉन जीरो है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो नेसेसरीली जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो इसको भी प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो अब देखो बेसिकली यहां पे डायगोनल का एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन तुम्हें समझ लेना चाहिए। मैट्रिक्स में डायगोनल का सेंस तभी बनता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें डायगोनल डिफाइन नहीं होगा, उस केस में हम डायगोनल की बात नहीं कर सकते, हम मैट्रिक्स के डायगोनल को डिफाइन नहीं कर सकते, और ये उसका मेन डायगोनल कहलाता है। मतलब ये जो होता है इसको लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल बोलते हैं मैट्रिक्स का, और ये भी एक डायगोनल है ऐसे करके। लेकिन जब भी डायगोनल लिखा रहता है, स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब वो लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट याद रखना वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे डायगोनल के एलिमेंट 1 2 3 हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स को कई बार इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डायगोनल मैट्रिक्स को जैसे मैंने लिख के दिखाया कि इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो यहां पे देखो DIAG डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है वो डायगोनल के एलिमेंट लिखे गए हैं 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 2 3 हैं। तो डायगोनल में 3
एलिमेंट होने का मतलब हुआ इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल के एलिमेंट लिखे गए हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब हुआ इस स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो इसलिए जितने एलिमेंट यहां पे लिखे गए हैं ये डायगोनल के एलिमेंट है, और जितने एलिमेंट है वही इसका ऑर्डर होगा। तो ये बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है और इसका ऑर्डर 3 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख के रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये रिप्रेजेंटेशन इस बार बोर्ड में यूज भी किया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कैसा स्पेशल टाइप का? इसमें डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इक्वल होंगे। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हों तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये देखो स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। एच एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों? तो देखो कैसे, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, इक्वल हैं, तो इसलिए इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया स्केलर मैट्रिक्स। और इसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम भी हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ। तो इस तरह से अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स तो होगा ही, लेकिन ये स्पेशल टाइप का। और इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो स्पेसिफिकली 1 होंगे। तो अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट 1 है तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर तो है ही, साथ में डायगोनल भी होगा और स्क्वायर भी होगा, क्योंकि ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ब्रांच में आ रहे हैं। तो पीछे के डेफिनेशन देखोगे तो क्लियर हो रहा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर भी है, वो डायगोनल भी है और वो स्क्वायर भी है। सबकी डेफिनेशन वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बताने के लिए हम स्पेसिफिक लेटर यूज करते हैं आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से बताया जाता है। तो कहीं पे भी मैट्रिक्स अगर आई लिखा हुआ है और अगर स्पेसिफाई नहीं है तो वो डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसी की बात कर रहा है। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देके बताता हूं। तो देखो इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। रो कॉलम इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। और देखो जो डायगोनल के एलिमेंट है सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स भी फॉलो कर रहा है। और क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 1 है इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्लियर हो गया, इसका एग्जांपल देख के समझ में आ गया। अब जैसे देखो इसमें इसका ऑर्डर कितना है, तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 हुआ। और मैंने क्या बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें रो कॉलम इक्वल होते हैं, तो इसमें दोनों लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक 3 भी लिख दोगे तो उसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है कि वो 3 इंटू 3 है। इसलिए जब लिखा होता है तो जैसे मैं इसको लिखता हूं तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिख दिया जाता है। तो I3 का मतलब क्या हुआ? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। क्योंकि रो कॉलम इसमें इक्वल होता है तो ऑर्डर 3 का मतलब यहां हो गया ये 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये मैट्रिक्स है। तो जब भी इस तरह से लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, सब चीजें क्लियर हो गया, डेफिनेशन दिमाग के अंदर गया और छप गया कि नहीं? छप जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम से प्रिंट हो जाना चाहिए, ताकि जैसे एग्जाम में तुम्हारे पास आंसर शीट आए तो बस फोटो कॉपी कर देना है। इसलिए इस तरह से छप जाना चाहिए कि उसका जेरोक्स कभी भी जब चाहो निकाल सको। ठीक है।